नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे भग्नाशा अर्थात फ्रस्ट्रेशन टॉपिक के बारे में, जो कि आता है शिक्षा मनोविज्ञान की ओर से। आज हम इस क्लास में समझेंगे भग्नाशा की परिभाषाएं, अर्थ, विशेषताएं और प्रकार के बारे में। तो आइए जानते हैं सब कुछ। शुरू करते हैं परिभाषा से। तो भग्नाशा अर्थात फ्रस्ट्रेशन की दो परिभाषाएं हैं हमारे सामने। पहली परिभाषा आ रही है गुड महोदय की। तो गुड के अनुसार भग्नाशा का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में अवरोधक आ जाने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव। तो गुड महोदय ने क्या बताया है भग्नाशा का अर्थ? भग्नाशा को बताया है किसी इच्छा या किसी आवश्यकता में जो अवरोध आ जाता है, उसकी वजह से जो व्यक्ति के मन में संवेगों में जो तनाव आता है, व्यक्ति के मन में जो तनाव आता है, उसी को भग्नाशा कहा है गुड महोदय ने। आइए जानते हैं कॉल्सनिक के शब्दों में। भग्नाशा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में विफल होने या अवरुद्ध होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्व देता है। तो कॉल्सनिक महोदय क्या कह रहे हैं? भग्नाशा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में क्या है? विफलता है या अवरुद्ध हो जाना है, जिसको प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति, जिसको महत्व देता है, और उसको नहीं मिल पाती है। आइए आगे जानते हैं। इस प्रकार अस्वाभाविकता से टकराव होने पर मानव चिंतन होने लगता है और यही चिंता उसको असफलता की ओर ले जाती है। अतः असफल होना ही निराश होना या भग्नाशा की दशा को प्राप्त करना है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे क्या शब्द हमको देखने को मिल रहा है? असफलता। जब व्यक्ति के मन में असफलता आती है तो ही उस व्यक्ति जो क्या होता है? निराश होता है। और निराशा ही भग्नाशा कहलाती है, या ये कह सकते हैं कि निराशा और भग्नाशा एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। आइए आगे जानते हैं। भग्नाशा मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी असफलताओं या टूटी उम्मीदों के कारण निराशा और असहायता महसूस करता है। यह भावनात्मक अस्थिरता, आत्मविश्वास की कमी उत्पन्न कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि भग्नाशा अर्थात फ्रस्ट्रेशन क्या है। इसे हिंदी में एक शब्द दिया गया है, कुंठा भी कहा जाता है। आपने सुना होगा कुंठा शब्द, है ना, कि फला व्यक्ति कुंठित हो गया है। तो इसे हिंदी में एक शब्द कुंठा दिया गया है और अंग्रेजी में इसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं भग्नाशा का अर्थ सरल शब्दों में। भग्नाशा का अर्थ टूटी हुई आशा। भग्नाशा का अर्थ क्या है? टूटी हुई आशा है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों या असफलताओं के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में खुद को अक्षम पाता है। ठीक है, सरल शब्दों में हमने जाना भग्नाशा क्या है। एक टूटी हुई आशा है, और इसमें क्या होता है? इसमें कोई व्यक्ति जब कठिन परिस्थितियों या असफलता के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में खुद को अक्षम पाता है, यानी खुद को उसके काबिल या योग्य नहीं पाता है, तो फिर यह उत्पन्न होती है। आइए अब जानते हैं भग्नाशा के प्रकार के बारे में। तो नंबर 1, आंशिक भग्नाशा। इसमें व्यक्ति की केवल कुछ अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, यह अस्थायी होती है और व्यक्ति समय के साथ इससे उबर सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आना। ठीक है, एक ऐसी भग्नाशा का रूप है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं या कुछ अपेक्षाएं नहीं पूरी हो पाती हैं, और समय के साथ वह जो है अपने प्रदर्शन को बेहतर बना करके इससे उबर सकता है। जैसे कोई प्रतियोगिता हो रही है ना। जैसे मान लीजिए आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आप जो है 1-2 अंकों से पीछे रह जाते हैं, 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप पूरी तरह से निराश नहीं होते हैं। आपके मन में यह कहीं ना कहीं ज़रूर जो है ये बात रहती है कि मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो मेरे 1-2 नंबर और ज़्यादा हो जाते और मैं मेरिट में आ जाता और मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसमें हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति पूरी तरह से कुंठाग्रसित नहीं होता है। आइए दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। पूर्ण भग्नाशा। यह गहरी और गंभीर हताशा है जब व्यक्ति की सभी उम्मीदें टूट जाएं, है ना। ये देखिए, सभी उम्मीदें टूट जाती हैं। इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। कब तक रहता है? लंबे समय तक प्रभाव रहता है। उदाहरण,
किसी परिजन की मृत्यु के बाद जीवन का उद्देश्य खो देना। एक ऐसी घटना होती है जो व्यक्ति के जीवन में जो घटित हो जाती है, जिसकी क्षतिपूर्ति व्यक्ति जीवन भर नहीं कर सकता या कोई भी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, तब इस प्रकार की भग्नाशा जन्म लेती है, अर्थात इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन जन्म लेता है जो पूर्ण भग्नाशा का रूप धारण करता है। जैसे किसी के प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो वह व्यक्ति दोबारा नहीं आ सकता है वापस, इसलिए यह इस प्रकार की भग्नाशा का एक अच्छा उदाहरण है। आइए आगे जानते हैं आंतरिक भग्नाशा ये क्या है। जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों जैसे शारीरिक या मानसिक अक्षमताओं के कारण असफलता का अनुभव करता है, यह स्वयं आत्मसंदेह मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। तो आंतरिक भग्नाशा क्या होती है? जो व्यक्ति की आंतरिक कमियां होती हैं या कोई अक्षमता होती है, उसकी वजह से जो व्यक्ति असफल अनुभव करता है, तो फिर इस प्रकार की भग्नाशा क्या कहलाती है? आंतरिक भग्नाशा कहलाती है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पैर से विकलांग है, यानी पैर उसका मतलब ठीक नहीं है, पैर में कोई बीमारी है या पैर टूटा हुआ है या किस प्रकार और समस्या है उसके पैरों में, और अगर उसको रेस में दौड़ने के लिए कह दिया जाए और वो पीछे हो जाता है, तब फिर इस प्रकार की जो है अवस्था उत्पन्न होती है, व्यक्ति के मन में आंतरिक भग्नाशा उत्पन्न होती है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। बाहरी भग्नाशा ये क्या है? जब समाज, परिवार, परिस्थितियां व्यक्ति की आशाओं को तोड़ देती हैं, तो इस प्रकार की भग्नाशा का जन्म होता है। उदाहरण के तौर पे सामाजिक अस्वीकृति के कारण किसी महत्वाकांक्षी योजना का पूरा ना हो पाना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो अपने समाज में कोई नया कार्य करना चाह रहा है, तो आप जानते हैं किसी नए कार्य को समाज जो है जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। ऐसे में क्या होता है? व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को चोट पहुंचती है, उसकी आशाएं टूट जाती हैं, तो फिर इस प्रकार की भग्नाशा का जन्म होता है। उदाहरण के तौर पे ले लिया जाए, इसका एक अच्छा उदाहरण यह हो सकता है, जैसे गांव में प्रेम विवाह आज भी जो है प्रतिबंधित माना जाता है। ग्रामीण समाज द्वारा प्रेम विवाह को ठीक नहीं माना जाता है, खास करके जब यह अंतरजातीय विवाह होता है। तो इसमें क्या होता है? लड़का लड़की की आशाओं पे बाधा पड़ती है, आशाएं टूटती हैं, महत्वाकांक्षाएं टूटती हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की बाहरी भग्नाशा या सामाजिक भग्नाशा का निर्माण होता है। आइए आगे जानते हैं विशेषताएं, भग्नाशा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता भावनात्मक अस्थिरता। व्यक्ति लगातार तनाव, उदासी, क्रोध का अनुभव करता है। उसकी भावनाएं अनियंत्रित हो सकती हैं, जिससे मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आइए आगे जानते हैं। नंबर 2, उत्साह की कमी। भग्नाशा से प्रभावित व्यक्ति किसी भी कार्य में रुचि को खो देता है, यानी कि किसी भी कार्य में का मन नहीं लगता है, उसे अपने प्रिय कार्य या शौक में भी आनंद महसूस नहीं होता है। तो जब व्यक्ति कुंठाग्रस्त होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो उसको कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता है। जिस कार्य में वह पहले मन लगाता था, अब वह कार्य भी उसको अच्छा नहीं लगता है। नंबर 3, आत्मसंदेह। असफलताओं के कारण व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास खो देता है और महसूस करता है कि वह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। तो यह भी एक प्रमुख इसकी विशेषता है कि व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, जो कि लगातार असफल होने के कारण होता है। व्यक्ति सोचता है कि अब मैं किसी काम का नहीं रह गया हूँ, अब मैं एक बोझ बन गया हूँ। आगे चलते हैं। शारीरिक, नंबर 4, शारीरिक और मानसिक प्रभाव। निराशा के कारण व्यक्ति को नींद का न आना, थकान, सिरदर्द, अवसाद जैसे लक्षण हो सकते हैं। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। तो भग्नाशा से अर्थात कुंठाग्रस्त व्यक्ति यानी कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार व्यक्ति कैसा होता है? उसको शारीरिक समस्याएं और मानसिक समस्याएं भी परेशान करने लगती हैं। उसके अंदर नींद की सबसे पहली तो ये समस्या आती है, उसको नींद नहीं आती, अर्थात इंसोम्निया होने लगता है। दूसरे, थकान, सिरदर्द और अवसाद जैसे लक्षण भी उसको होने लगते हैं और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर उसके गहरा प्रभाव पड़ता है। यही जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में। समाज से दूरी। निराश व्यक्ति खुद को समाज से अलग कर लेता है
वह दूसरों से मिलने जुलने से बचता है और अकेलेपन में समय बिताने लगता है। तो जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है तो वह अकेला रहना चाहता है। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि कोई उससे बातचीत करे या कोई उससे मिलने आए। जो भी मिलने आता है या बातचीत करने आता है तो उसे खीज उत्पन्न होती है, इसलिए वह अकेला रहने लगता है। नेक्स्ट है, इसकी उदाहरण देखते हैं। किसान फसल खराब होने के बाद अपने प्रयासों को व्यर्थ मानकर हताश हो जाते हैं। खेती बाड़ी करते हैं अक्सर, है ना। भारत की खेती मुख्य रूप से किस पे निर्भर करती है? मानसून पे निर्भर करती है। तो मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है भारत की खेती को। मानसून अच्छा आ गया, बारिश अच्छी हो गई तो फसल अच्छी हो जाती है, और बारिश में अगर कमी हो गई तो सिंचाई के चाहे जितने संसाधन मौजूद हों, अच्छी खेती नहीं हो पाती है, उतनी पैदावार खेतों में नहीं हो पाती है। तो ऐसे में क्या होता है, किसान बगनाशा का शिकार होते हैं, अर्थात फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। नंबर 2, विद्यार्थी परीक्षा में असफलता के बाद आत्मविश्वास खो सकता है। यह अक्सर देखने में मिलता है कि विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, उनमें आत्मविश्वास खो जाता है और कई विद्यार्थी अनुचित कदम भी उठा लेते हैं। आइए जानते हैं भगनाशा का क्या निवारण हो सकता है। तो नंबर 1, सकारात्मक दृष्टिकोण। व्यक्ति को असफलता को अनुभव के रूप में देखना चाहिए। किसके रूप में देखना चाहिए? अनुभव के रूप में। गलतियों से सीखकर अपने प्रयासों को दोहराने से निराशा कम हो सकती है। व्यक्ति को हमेशा जीवन भर, है ना, क्या करना चाहिए? अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। व्यक्ति को गलतियों का पुतला भी कहा जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति है तो उसे गलती भी जरूर होगी, है ना। कोई भी काम करने चलते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक या कोई गलती हो ही जाती है, जिसकी वजह से हमें कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है ना। एडिशन वैज्ञानिक का उदाहरण तो आप जानते ही हैं, सबसे अच्छा उदाहरण है ना। 1000 से अधिक बार वो असफल हुए थे, तब जाके उन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। तो उनसे सीख लेनी चाहिए, गलतियों से सीख लेनी चाहिए। गलतियाँ हमारे अनुभव को बढ़ाती हैं, वह व्यर्थ नहीं होती हैं, वह जाया नहीं जाती। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, समर्थन। परिवार और दोस्तों का भावनात्मक समर्थन निराशा को कम कर सकता है। उनके साथ बात करना व्यक्ति को समाधान खोजने में मदद करता है। परिवार के जो सदस्य होते हैं, खासकर वे जो उम्र में बड़े होते हैं हमसे, हमें उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव हमसे अधिक होता है। खास करके जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, है ना, दादा नाना, इस तरह के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, उनसे हमें सीखने को ढेर सारी बातें मिलती हैं। उनका अनुभव हमारे जीवन में मार्गदर्शन का काम करता है। आगे जानते हैं। नंबर 3, आत्मविश्लेषण। अपनी कमजोरियों को समझकर सुधारने का प्रयास करके व्यक्ति आत्मविश्वास वापस पा सकता है। यह भगनाशा को दूर करने में मददगार होता है। आत्मविश्लेषण अर्थात अपने खुद के बारे में चिंतन करना, अपनी कमजोरियों पे काम करना, अपनी कमियों पे काम करना, उसको सुधारना। ऐसे करने से क्या होगा, हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, और जिससे क्या होगा, हमारी भगनाशा दूर होगी, फ्रस्ट्रेशन दूर होगी, या फिर हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन आएगी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है लक्ष्य का पुनर्निर्धारण। यानी कि अपने एम्स को, यानी अपने गोल्स को फिर से आप जो है डिसाइड कीजिए, फिर से उनको टारगेट कीजिए। यदि लक्ष्य बहुत बड़ा है, असंभव हो, तो इसे छोटे और यथार्थवादी हिस्सों में बांटना चाहिए। इससे व्यक्ति धीरे धीरे प्रगति महसूस कर सकता है। इन प्रयासों के जरिए व्यक्ति भगनाशा से बाहर आकर नई शुरुआत कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ आपको, ये हो सकता है कि आप पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाते हो, है ना। कई लोग टाइम टेबल ऐसा बना लेते हैं जिसको वो जीवन भर कभी फॉलो ही नहीं कर पाते, या कुछ दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर वो उसको फॉलो नहीं कर पाते, है ना। उन्होंने 12 घंटे का, 14 घंटे का स्टडी प्लान तो बना लिया, है ना, सुबह 4 बजे उठने का प्लान बना लिया, लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं, या 2-4 दिन उठते हैं लेकिन फिर से जो है उनको पुरानी आदत अपने कब्जे में कर लेती है। तो टाइम टेबल ऐसा बनाएं जो कैसा हो, फ्लेक्सिबल हो, है ना, जिसका आप पालन कर सको। पढ़ाई के घंटे शुरू में कम रखें, हर सब्जेक्ट को पहले आधे घंटे दें,
उठने का समय अगर आपका 9 बजे 10 बजे है तो धीरे धीरे उसको घटाएं, यानी कि पहले उस ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि आप 7 बजे उठें, है ना, 6 बजे उठें। सीधा आप डायरेक्टली अब 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करोगे तो उसमें असफलता ही हाथ लगेगी, जिससे आपको भग्नाशा अर्थात कुंठा का शिकार होना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे आप, है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे अपने प्लान बनाने चाहिए और कैसे होने चाहिए, यथार्थवादी होने चाहिए, ठीक है, जिसका पालन हम कर सकें। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए। फिर इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप प्रोग्रेस महसूस करेंगे, है ना, प्रगति महसूस होगी आपको। तो फिर आपका काम में मन भी लगेगा और आपके अंदर आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है, भग्नाशा अर्थात फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। ये बीएड, डीएलएड और साथ में जितनी भी परीक्षाएं यहाँ पे मेंशन है ना, टेट, एस टेट, बी टेट, सी टेट, एच टेट, जे टेट, रीट, है ना, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक क्लास है। सब में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपका एक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब हमें जो है नए वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं एक दूसरी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।